हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विशाल ठाकुर और आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एग्जाम डिस्कस करेंगे। वो है आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर। नॉर्मली जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमारे पास गाइडेंस की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है, चाहे इंटरनेट की बात की जाए या उन लोगों की बात की जाए जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उन लोगों की बात की जाए जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। लेकिन एक छोटा सा एस्पेक्ट जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं वो है कि एग्जाम को किस तरह से अप्रोच करना है। आपने पूरे एक साल तक मेहनत की एक स्पेसिफिक एग्जाम की, या सालों तक मेहनत की एक स्पेसिफिक एग्जाम की, लेकिन जब हम उस दिन जिस दिन एग्जाम की डेट होती है उस दिन हम बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में होते हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि किस तरह से एग्जाम को अप्रोच किया जाए। चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं, चाहे मैं मेंस की बात करूं, चाहे इवन मैं इंटरव्यू की बात करूं। तो ये तीनों स्टेजेस में किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या गलतियां आप लोग कर सकते हैं, क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप पैनिक ना क्रिएट करो और छोटी छोटी गलतियां अपने एग्जाम के अंदर ना करो। तो इसी के लिए आज के वीडियो में हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा इनोवेट कर सकते हो। सबसे पहले बात, आज हमारी है 10 तारीख। आज से 3 दिन के बाद यानी कि 13 तारीख को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है। आने वाले 3 दिनों में क्या किया जाए? क्या इस स्पेसिफिक टाइम पे हम नया टेक्स्ट रीड करें, क्या नई बुक को पढ़ें, क्या नए नोट्स स्टडी करें? तो इसके बारे में हम लोग जो है वो आज विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले आज या इस स्पेसिफिक टाइम पे हर एक स्टूडेंट के दिमाग में यही चल रहा होगा कि 3 दिन के बाद जो है वो हमारा प्रीलिम्स है, हम उसको किस तरह से अप्रोच करें। काफी लोगों को ये आइडिया ही नहीं होगा कि किस तरह से अप्रोच करें। वो ये सोच रहे होंगे कि जिस दिन हम एग्जाम में जाएंगे वहां पे बैठ के देख लेंगे कि किस तरह से अपने एग्जाम को अप्रोच करना है। काफी लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स को बहुत बार क्वालिफाई किया होगा, इवन मेंस भी क्वालिफाई किया होगा, इंटरव्यू में अपीयर हुए होंगे। काफी लोग आप में से ऐसे हैं जो ऑलरेडी रैंक होल्डर्स हैं। काफी लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो लास्ट ईयर आपके वीडियो के लिए सिलेक्ट हुए थे, इस बार फिर से वो फाइट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बहुत डिफरेंट या आप बहुत डिफरेंट तरह की जो एक्सपेक्टेशंस या एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो प्रीलिम्स में अपीयर होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर एक के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर पास्ट क्रेडेंशियल्स, हर एक के लिए ये फ्रेश अटेम्प्ट है। हम लोगों ने सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को भी प्रीलिम्स में फेल होते हुए देखा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर स्टेज हमारी इस एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो कहानी यही रहती है कि कैसे आप लोग जो है इस स्पेसिफिक स्टेज को, फर्स्ट स्टेज की आज हम बात करेंगे क्योंकि 3 दिन के बाद यही पेपर है, इसको आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना है और आने वाले 2-3 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सिंपल बात यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए जो है वो डेट वाइज स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक आपका आ गया 11th, एक आपका आ गया 12th और तीसरी डेट आपकी आ गई 13th ऑफ सितंबर, जिस दिन आपका एग्जाम है। तो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपने क्या करना है, उससे पिछले दिन आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज ये 10 या जो आपका 11 तारीख है उसके बारे में। कोई भी नई चीज आप लोग अपने मेमोरी में इंटीग्रेट नहीं करोगे। नई चीज हम इसलिए इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि यार मेरा वो टॉपिक छूट गया, या मैं उस बुक को मैंने नहीं रीड किया, या किसी दोस्त के साथ आप बात कर रहे हो वो आपको बता रहा है कि अच्छा तूने जो है वो ये स्पेसिफिक टॉपिक किया, ये नहीं किया, और आपको पैनिक लगे कि अच्छा मैं कर लेता हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर जीके की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हिस्ट्री जो है वो इतनी वास्ट है कि कोई भी इंडिविजुअल उसको पूरा 100% अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता है। क्लियर? तो हिस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट रहेगा, कोई ना कोई ऐसी हमेशा लाइन रहेगी जो हर एक स्टूडेंट को नहीं आती होगी। तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या किया जाए? पहली चीज ध्यान रखिए, आप में से कोई भी नया टेक्स्ट रीड नहीं करेगा। नया टेक्स्ट रीड करने का मतलब है कि आप लोगों को जो ऑलरेडी चीज आती है आप उसके ऊपर बैक नहीं कर रहे हो, जिसके लिए आपने पूरे एक साल प्रिपरेशन की है, आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आज आपको पैनिक कंडीशन में या पैनिक सिचुएशन में डाल रहा है, यही आपको 13 तारीख को भी पैनिक सिचुएशन में डालेगा। तो पहली चीज, नई चीज अब पढ़ने का टाइम नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप लोगों ने प्रिपेयर किया है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही है, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप अपनी 100% जो है वो परफॉर्मेंस दोगे।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लीड्स टू कंफ्यूजन। और वो कंफ्यूजन जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं और हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, या ये तो मैंने गलती से बी टिक करना था, सी टिक कर दिया। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान रखना, काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की होगी, या जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स को एक तरह से एक्सपीरियंस के रूप में जा रहे होंगे देने के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। तो पहली सिंपल सी चीज क्या है कि अभी आप कोई भी नई चीज रीड नहीं करोगे। तो 10 या 11 तारीख को हम लोगों ने क्या पढ़ना है? जो नॉर्मल आपका जनरल जीएस की अगर मैं बात करूंगा, जनरल स्टडी, हम सब लोगों को पता है प्रीलिम्स में जो है वो 2 पेपर्स हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज योर जनरल स्टडी, सेकंड इज योर सी सेट। तो सबसे पहले जीएस की मैं बात करता हूं। जीएस को मैं जो डिवाइड करूंगा वो मैं 2-3 तरीके से डिवाइड कर दे रहा हूं। एक हमारा है हिमाचल प्रदेश जीके, हिमाचल प्रदेश जीके जिसके अप्रोक्सीमेटली आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर? दूसरा हमारा है करंट अफेयर्स, जिनके हमें 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसके अलावा हमारा है, इसके अलावा जो है वो हम लोगों को जो देखने को मिलेगा दैट इज योर नॉर्मल जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का मतलब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? या आपकी ज्योग्राफी। जनरल जो बाकी हम लोग जो है वो कॉमन पढ़ते हैं हर एक पेपर के लिए। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे आपका ये जो सेकंड पोर्शन है जिसमें आप नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसको बार बार रिवाइज करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए उन 2 पहलुओं के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। वो क्या है? आपका हिमाचल प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स। इनको आप लास्ट स्टेज या इन आने वाले 2 दिनों में 10 तारीख या 11 तारीख को 1-2 बार फिर से नजर मार सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है इन दोनों में हम लोगों को देखने को मिलती है। बाकियों में भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बाकी जो है वो काफी हद तक कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो अगर आपने 2, 3, 4, 5 बार जितनी बार भी रिवीजन किया होगा तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट करोगे। कहानी है हिमाचल प्रदेश, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है। तो आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर को आप एक बार नजर मार सकते हो। क्लियर? लेकिन नई चीज आपने रीड नहीं करनी है। जो अभी तक आपने अपने नोट्स बनाए हैं या अभी तक जिस सोर्स को आपने फॉलो किया है, बस उसको 1 या 2 बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश जीके और करंट अफेयर जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये रहा आपका 2 दिनों का, यानी कि 10 या 11 तारीख की स्ट्रेटेजी। 12 तारीख जो है वो आपका रिलैक्स डे है। इस दिन एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन मूवी देखना बैठ गए। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों के साथ घूमने चले गए। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि उस दिन जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो पकवान खाने शुरू कर दिए। क्लियर? एंजॉय करने का मतलब है यहाँ पे रिलैक्स करना, शांति के साथ जो है वो चुपचाप अपना डेली एक्टिविटी जो है उठो, अपना खाना खाओ। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट जो लास्ट दिन है, इसमें हर एक एस्पेक्ट, हर एक बिहेवियर जो है वो नेक्स्ट डे आपको रिफ्लेक्ट होगा। फूड खाना खाओ, मजे से खाओ, ठीक है, पेट भर के खाओ, लाइट फूड खाओ। कोशिश करो फ्राई बहुत ज्यादा नहीं खाने का, या नॉन वेज ना बहुत ज्यादा कंज्यूम करने का, चाहे तुम्हारी जो फेवरेट डिश है वो ही घर में क्यों ना बनी हो। तो कोशिश करो बिल्कुल लाइट अपने आप को रखने का, और उसके साथ साथ रिलैक्स रखने का। और साथ में दिन में एक आधा नैप अगर आप ले सकते हो तो वो भी लो। क्लियर? और बीच में अगर आप बोर हो गए, अगर आपको लग रहा है कि क्या करूं, कि टीवी के ऊपर अगर नॉर्मल न्यूज देखना है वो आप देख सकते हो। जस्ट उसमें ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग में जो वो स्ट्रेस रखा कि अच्छा रिलैक्स कर रहा हूं, लेकिन यार वो तो हिस्ट्री का एक टॉपिक बच गया, या वो तो ज्योग्राफी का एक कंपोनेंट मैंने किया ही नहीं। तो उस स्पेसिफिक टाइम पे अपने दिमाग में अपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आने देनी है, क्योंकि आप तैयार हो लड़ाई के लिए। आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी पिछले 1 साल में, 2 सालों में, वो आपने प्रिपरेशन कर ली हुई है। क्लियर? कभी भी वॉरियर जो है पिछले लास्ट डे ऑफ हिज और हर बैटल, उस दिन जो है वो तलवारबाजी ज्यादा करके वो तलवारबाजी सीख नहीं जाएगा। जो उसने एक्सपीरियंस, जो उसने इतने सालों की मेहनत होगी, वो उसकी रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी जिस दिन उसका टेस्ट होगा। क्लियर? तो जो लास्ट दिन है उसके अंदर अगर छोटा मोटा आपने रीड करना है तो आप कर लो। वैसे पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस दिन रिलैक्स करो। वैसे तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 2-3 दिन तक जो है वो रिलैक्स करो। जब आपका एग्जाम है उससे 2-3 दिन पहले कोई बुक मत उठाओ, अपना एंजॉय करो, रिलैक्स करो, एक नॉर्मल लाइफ जियो, ताकि आप लास्ट दिन स्ट्रेस में ना रहो। लेकिन फिर भी आप लोग लास्ट डे को जो है वो रिलैक्स डे के रूप में यूज कर सकते हो।
इस दिन कुछ नहीं है, बस अपने अपने आप को मोटिवेट रखना है और नेक्स्ट डे के लिए जो सरकार के द्वारा SOPs जारी किए गए हैं जिसमें आरोग्य ऐप होनी चाहिए, और स्पेशली दो स्टूडेंट जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे कुछ चंडीगढ़ से भी लोग जाएंगे, कुछ दिल्ली से आ रहे होंगे, जो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का फॉर्म भरा है, एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वही आपका एंट्री पॉइंट माना जाएगा हिमाचल में। तो आप एडमिट कार्ड लेके जाइए अपने पेरेंट्स के साथ, आप हिमाचल में एंट्री कर सकते हो। बस कंडीशन है विद इन 72 आवर्स आपको वापस आना पड़ेगा। क्लियर? और बाकी जो चीजें हैं नॉर्मल है, सैनिटाइज करना है खुद को, मास्क लगा के रखना है, एक उचित दूरी बरकरार बना के रखनी है बाकी लोगों से, ये बेसिक चीजें आई थिंक इस स्पेसिफिक टाइम तक आप सब लोगों को पता होगी। और आप एक प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें आई थिंक मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक दो अगले जो सेकंड लास्ट डे होगा आपका, या लास्ट डे होगा एग्जाम से एक दिन पहले का दिन जो है, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स करना है। रात को कोशिश करनी है जल्दी सोने की ताकि सुबह जल्दी उठ सको। जो जो SOPs हैं उनको पूरा प्रॉपर पहले ही अपना मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, अगर आपने ग्लव्स वगैरह लगाने वो सारे का सारा रख लो। क्लियर? उसके साथ जो है वो जो पेन्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे अपने पास रख लो। क्लियर? ताकि अगले दिन जो है वो आप पैनिक ना करो। नहीं तो हमने बहुत बार देखा है कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी के पास पेन ही नहीं है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें जो है वो वहां पे, ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो आप लोगों को पैनिक सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने कैसे पेपर करना है या आप हिस्ट्री कितने क्वेश्चन करो, पॉलिटी कितने क्वेश्चन करो। नो, आज हम एक नॉर्मल बिहेवियरल एस्पेक्ट, और लास्ट दिन हम डिस्कस करेंगे कि उस दिन आप लोगों ने किस तरह से अपना जो एक तरह से कंसंट्रेशन है, क्लियर, अपनी जो पेशेंस है उसको मेंटेन करके रखना है। तो एग्जाम से पिछले दिन कोशिश करिए जल्दी सोने का। बहुत बार ऐसा होता था, हम लोगों के साथ भी होता था जब हम पेपर दिया करते थे कि रात को नींद नहीं आती थी, टेंशन होती थी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी। तो 1 घंटा 2 घंटे जो है वो टेंशन रहेगी, लेकिन कोशिश करिए अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की, किन्हीं और चीज़ों के ऊपर लगाने की, किसी मूवी के बारे में सोचने की, किसी अच्छे एक इंसिडेंट के बारे में सोचने की, ताकि आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकें। ठीक है? क्लियर? तो ये है आपका लास्ट दिन की स्ट्रेटेजी। उसके बाद जिस दिन आपका एग्जाम है यानी कि 13 सितंबर, उस दिन कोशिश करिए, ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों की कुछ आदतें होती हैं, कुछ हमारे बिहेवियर है, वो क्या है, लास्ट टाइम, जब लास्ट बिल्कुल मोमेंट है उसके ऊपर काम करने का। कि अच्छा अब रात को पढ़ते रहे 12 1 2 बजे तक, और उसके बाद सुबह उठे, ना पेन है, ना मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना कुछ नहीं, ना ग्लव्स हैं, कुछ नहीं है। क्लियर? तो उससे क्या है, उससे पैनिक जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी। और नॉर्मली आपका एग्जाम जो कि संडे होता है, तो संडे को शॉप्स वगैरह भी बंद रहती है, तो फिर तुम किसी ना किसी स्टूडेंट से मांग रहे होते हो। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी, ये नॉर्मल मैं इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा काफी लोगों की लाइफ में, इसलिए छोटी छोटी चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा छोटा सा किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन करना है। अब आ गया लास्ट दिन, या वो दिन जिस दिन आपका एग्जाम है। एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा टाइम से बहुत पहले, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ, पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के अगर कोई दोस्त मिल रहा है, कोई सहेली मिल रही है, उसके साथ डिस्कस करना है, नॉर्मल डिस्कस कर लो, कॉलेज की बातें कर लो, स्कूल की बातें कर लो, गाँव की बातें कर लो, लेकिन उसके साथ एग्जाम की बात मत करो कि अच्छा तूने ये पढ़ा, तूने जो है वो उगार सिंह के बारे में पढ़ा, क्लियर है, तूने संसार चंद के बारे में पढ़ा। नो, किसी भी तरह की जो एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो तुम डिस्कस नहीं करोगे। जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो उस स्पेसिफिक टाइम पे, जब आप एग्जाम को, स्पेशली जो आपका पहला पेपर होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर जनरल स्टडी, जब आप इसको अप्रोच करना शुरू करोगे, अब ये चीज तो आप सब लोगों को पता है कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है वो है जनरल स्टडी। यही डिसाइड करेगा कि आप मेंस में जाओगे या नहीं जाओगे। बट एट द सेम टाइम जो आपका CSAT है, जो कि कंपलसरी पेपर है, जिसमें आपको मोर देन 33% मार्क्स यानी कि 66 से ज्यादा नंबर लेने हैं, ये भी रेलेवेंट है, काफी लोग इसमें भी रह जाते हैं। क्लियर? पर हाँ, जिनका थोड़ा सा मैथ अच्छा है, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि इस पेपर को किस तरह से आपने अप्रोच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडी के बारे में। क्लियर? अगर मैं जनरल स्टडी के बारे में बात करूंगा, अब देखो यार GS में किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट होगा। अब काफी लोग ये पूछेंगे कि काफी लोगों के सवाल आ रहे थे मेरे पास, इसलिए भी मैं आप लोगों के साथ यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। आई होप काफी लोग सेम सोचते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई फियर है, कोई डर है, तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हो। हमारी ईमेल ID दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल कर सकते हो, हमारा मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू हम लोगों से बात भी कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए, पहली बात, आपके दिमाग में
स्टार्टिंग में एक सवाल हमेशा आता है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए जाएं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि यार 60 क्वेश्चन करो, कई लोग कहते हैं 70 करो, कई लोग कहते हैं 80 करो, और कई कहते हैं सारे कराओ, जो बहुत ही डेयरिंग होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सारे क्वेश्चन कर दो, हो सकता है कि क्या होगा 10 गलत हो जाएंगे, 20 गलत हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन तो हो जाएगी। और नॉर्मली जो आपका रैशनल होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, वो क्या है, कट ऑफ, कि कट ऑफ कितनी गई हुई है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये एक मंत्र है कि हमेशा प्रीलिम्स इतने मार्क्स से क्वालिफाई करो कि बाद में आप लोगों को ये ना सोचना पड़े प्रीलिम्स देने के बाद कि मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। क्लियर, मतलब आपके मार्क्स कट ऑफ से कम 20-25 ज्यादा होने चाहिए। तो अगर लोग कहते हैं कि 100 कट ऑफ आ रही है, तो आपके अगर 125 बन रहे होंगे, 130 बन रहे होंगे, तो आपको वो टेंशन नहीं होगी, आप सीधा मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। दूसरी बात, ये जो कट ऑफ की डिस्कशन है, इसका कोई रैशनल नहीं है, किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, सब लोग कह रहे थे 104 जाएगी, 105 जाएगी, लेकिन लास्ट ईयर जो आपकी कट ऑफ गई है वो 116.67 गई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ जो है वो तुम्हारी 98 भी गई है, 102 भी गई है, 105 भी गई है। तो पहली सिंपल सी चीज, कट ऑफ को बेस मान के अपना पेपर अटेम्प्ट मत करो। आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपकी प्रिपरेशन है, उनके ऊपर। और वो कैसे आप लोग एसेस कर सकते हो, यहां पे ध्यान रखना, एग्जाम का नेचर कभी भी चेंज हो सकता है। हमें नहीं पता है, प्रीलिम्स में इस बार हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस को ज्यादा तवज्जो दे दे, हो सकता है करंट अफेयर में जो अभी तक बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछते हैं, हो सकता है कंसेप्चुअल पूछ लें, अभी तक तो वैसे फैक्चुअल ही पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कि कोई ऐसी जो है वो सोर्स निकाल ले जो हम लोगों ने या आप लोगों ने अभी तक किसी चीज को फॉलो ना किया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो प्रिपरेशन आप लोगों ने की है वही प्रिपरेशन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने की है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की वही प्रिपरेशन रहती है। तो हमेशा जितना आपने प्रिपरेशन किया है उसके ऊपर रिलाई करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं वो एग्जाम हॉल में आप डिसाइड करोगे, क्वेश्चंस को देख के कि कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन पहले डिसाइड करके जाओगे कि यार मैंने 80 क्वेश्चन करने हैं, तो 80 क्वेश्चन करने के चक्कर में हो सकता है कि इस बार एग्जाम जो वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आ जाए, हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। तो हमेशा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम हॉल में जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर प्ले करो, जो आपने अभी तक आंसर राइटिंग जो आपने अभी तक एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिसेस की हैं उनके ऊपर रिलाई करो। उसके थ्रू जब डिसाइड करोगे कितने क्वेश्चन करने हैं, वो 65 भी हो सकते हैं, वो 70 भी हो सकते हैं, वो 60 भी हो सकते हैं, वो 80 भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा क्वेश्चन करना जो है वो पॉसिबल रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी अगर हम बात करें तो आई थिंक 155 या 156 जो थे हाईएस्ट मार्क्स थे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि इतना पैनिक क्यों ना, या क्यों आपके मन में पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होगी, जो 116.167 या 116.67 जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई है, अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है। क्लियर। तो अगर बहुत ज्यादा बहुत बुरे हाल भी हैं, तब भी आपका जो कट ऑफ है वो लेस देन 60% है। मतलब आप अगर 60 क्वेश्चन ढंग से कर दोगे और 40 क्वेश्चंस के साथ टच भी नहीं करोगे, तब भी आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो चाहे आपके 150 नंबर हैं, चाहे आपके 120 नंबर हैं, आप दोनों ने जो वो कट ऑफ या एग्जाम प्रीलिम्स जो है उसको क्लियर कर लिया। और प्रीलिम्स आपको पता ही है, बाद में इसकी कोई बहुत ज्यादा महत्वता या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज योर मेंस, उसमें आपकी सहायता करता है। और हम लोगों ने बहुत देखा है कि प्रीलिम्स में काफी लोग बिल्कुल पॉइंट पे पास होते हैं और बाद में जो वो रैंक 1, 2, 3, 4 इस रूप में उनको देखा जाता है। और काफी लोग प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बाद में वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में कितने नंबर ले रहे हो ये मायने नहीं रखता। प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी का टेस्ट है। और प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो सही तरीके से, जो आपका नॉलेज है, जितने आपने पढ़ा है उसके तरीके से। गेस करोगे, तुक्के मारोगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद सही हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो हमेशा गलत होता है। क्लियर। तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो। तो यहां पे हर एक इंसान जो वो डिफरेंट होता है। मैं हो सकता हूँ पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में अच्छा हूँ, बाकियों में कमजोर हूँ। दूसरा हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में अच्छा हो। कई स्टूडेंट हिमाचल जीके में बहुत अच्छे होते हैं कि वो 20 में से 15-16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। कई हिमाचल में अच्छे नहीं होते, करंट अफेयर में अच्छे होते हैं। तो हर स्टूडेंट जो वो डिफरेंट है। तो हमें आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात हो सकता है कि जब आप एग्जाम में जाओ और आपने पॉलिटी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पढ़ी है और वो बिल्कुल थोड़े थोड़े में से ही क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी स्ट्रेंथ वहां पर पॉलिटी बन जाएगी।
तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी हम लोगों को प्रीलिम्स में देखने को मिलती है। तभी किसी भी तरह का जो आपका पहले से प्री डिसाइडेड नोशन है उसके साथ आपने नहीं जाना है। पर हाँ, अगर आप कहोगे यार सर मेरे को 40 ही क्वेश्चन आते थे या मेरे को 50 ही क्वेश्चन आते थे, फिर चांसेस जो है वो एग्जाम में थोड़े कम हो जाएंगे। फिर एक ही सवाल, एक ही इसका जवाब होगा कि शायद आपने प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं की होगी। लेकिन आई थिंक ये टाइम जो है वो अब नेगेटिव सोचने का नहीं है। एग्जाम में जाके, एग्जाम के बाद जब आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे, तब सही निष्कर्ष, सही डिसीजन पे आ पाओगे कि आपने कहाँ पे क्या गलती की। क्लियर? अब देखो, अब जब मैं एग्जाम को अटेम्प्ट करूंगा तो किस तरह से एग्जाम की अटेम्प्टेशन जो है वो मैंने करनी है। जैसे छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं बाद में। ये शायद ये इंसिडेंट हो सकता है कि 50,000 लोगों में से एक स्टूडेंट के साथ हुआ, हो सकता है 2 के साथ हुआ, हो सकता है 10 के साथ हुआ, और हो सकता है जिन 10 लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ हो वो लोग पोटेंशियल कैंडिडेट हो। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि मैंने OMR शीट जो है उस पे मैंने B लगाना था और मैंने C लगा दिया। क्लियर? अब देखो कितनी बहुत बड़ा गलती है ये। आपको एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आप 100% श्योर थे, उसमें आपने गलती कर दी, आपके 2 नंबर तो गए, उसके साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और नंबर कम हो गए जो आपके एग्जिस्टिंग थे। इस बार कम से कम 11 लोग ऐसे थे जिनके 116.67 मार्क्स थे। सेम 111 लोग, सॉरी 11 पीपल जिनके सेम मार्क्स थे। तो खुद सोचो कि जो 116 वाला होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कम इंटेलिजेंट है उनसे, नहीं, पर शायद हो सकता है उसने एक ह्यूमन एरर कर दिया, उसने गलती कर दी हो, उसने सर्कल गलत जो है वो जल्दबाजी में गलत सर्कल जो है वो लगा दिया, उसके कारण वो प्रीलिम से बाहर हो गया। ये बहुत छोटी छोटी गलती है, बहुत लोग करते हैं, और इसको ये तो 10 लोग नहीं करते, तो मैक्सिमम लोग करते हैं। ह्यूमन एरर का हमारे एग्जाम में कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप ह्यूमन एरर यहाँ पे करोगे, आप बाद में सर्विसेज में भी करोगे, तो ये चीजें जो है वो कभी भी किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी का प्रतीक नहीं है। और ह्यूमन एरर तभी होते हैं जब हमारा कैजुअल एटीट्यूड होता है। ह्यूमन एरर तभी होते हैं जब हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं। ह्यूमन एरर तभी होते हैं जब हम पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है, तो हम जो है हड़बड़ाहट में कोई भी कहीं भी जो है वो सर्कल करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि ह्यूमन एरर आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे? हमेशा देखिए एक चार्ट होता है, हमेशा एक, और नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ हमारा एक एक्सपीरियंस है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप 100% श्योर हो ये क्वेश्चन जो है मेरे को आता है और इसका आंसर मैं सही दूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जिन पे आप की श्योरिटी 0% है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर आपकी श्योरिटी जो है वो 80 to 40% तक होगी। 80 to 40% का मतलब है कि 40% में जहां शायद आपको एक ही ऑप्शन या 2 ऑप्शंस का पता होगा, या 80% का मतलब कि शायद आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा, लेकिन आप 100% श्योर नहीं होंगे। तो इस तरह से जो नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस का डिवीजन होता है। जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं। जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है, जिन्होंने प्रॉपर मेहनत किया होता है, वो 40 से 50 क्वेश्चन, 40 लोअर साइड पे है, 50 जो है वो आपका मैक्सिमम साइड पे है, 40 to 50 क्वेश्चन जो है वो श्योरिटी के साथ जो है वो आपके अटेम्प्ट कर देते हैं। हिमाचल की अगर मैं बात करूंगा तो हिमाचल में कभी कभी यही श्योरिटी जो है वो 60 क्वेश्चंस तक भी चले जाते हैं। काफी लोग, क्योंकि बहुत हिमाचल जीके है, करंट अफेयर्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेचर है, तो कुछ लोग जो बहुत टाइम से दे रहे हैं या जिन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत 1 साल की प्रिपरेशन की है, वो आराम से 60 क्वेश्चन भी 100% श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट कर देते हैं। तो 40 से 60 ही डिसाइड कर देगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। मेरे अकॉर्डिंगली 60 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ हिमाचल में अटेम्प्ट करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर एग्जाम में बहुत मेजर डेविएशन ना हुई हो। अगेन मैंने आपको वही बताया कि 40 भी करोगे तब भी अच्छी ही प्रिपरेशन वाला 40 क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ कर पाएगा, 60 भी अच्छी वाला ही कर पाएगा, बस 60 का जो लेवल होगा प्रिपरेशन का वो थोड़ा सा बेटर होगा बाकी लोगों से। क्लियर? दूसरा आपका आ गया 80 to 40%। अब देखो जो 0% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है उनको तो आपने कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 1 ठीक होगा, 9 क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे, या 2 ठीक होंगे, 8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। ये गलती कभी भी एग्जाम में मत करना। जो 0% श्योरिटी है उस क्वेश्चन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। तो जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं तो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्लियर? पहला क्वेश्चन आ गया, आता है मेरे को, टिक कर दिया। क्लियर? अब ध्यान रखो, OMR पे तभी फिल कर दिया कि पहले का आंसर है ए। तो यहां पे आपने 3 बार वेरीफाई करना है। 3 बार वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि इसका क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली ए है। क्लियर?
ए यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखा ए, फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ा, फिर दूसरी बार ए देखा, फिर ए को जब यहाँ पे फिल किया तब यहाँ पे फिर क्रॉस चेक किया कि अच्छा ए ही इसका आंसर था कि नहीं था, ताकि आप ह्यूमन एरर यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। 3 बार ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार ही कर लेना। और एक चीज ध्यान रखना, हिमाचल में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे का टाइम बहुत होता है। आप बहुत आराम से 60 से 70 क्वेश्चन जो है वो, या 75 क्वेश्चन जो है वो इवन 1 घंटे या सवा 1 घंटे में अटेम्प्ट कर लोगे। ये जब आप एग्जाम दोगे आपको ये चीज, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो उनको क्लियर हो जाएगी, और जिन्होंने दिए हैं उनको पता है कि मैं चीज जो कह रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं। क्लियर? तो पहली चीज तो जिस पे मैं बिल्कुल श्योर हूं मैंने टिक कर दिया, साथ में OMR में फिल कर दिया। इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले पूरे 100 के 100 क्वेश्चन पे टिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी स्पीड स्लो है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो कभी कभी क्या है कि एग्जामिनर बोल देते हैं कि 15 मिनट बचे हैं। वैसे रेयर होता है, लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो तब फिर पैनिक सिचुएशन होती है। फिर पैनिक में फटाफट गोले लगाओगे, गलती हो जाएगी। इवन पैनिक सिचुएशन नहीं भी है, 1 घंटे में तुमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, फिर भी तुम सर्कल लगाओगे, बहुत जबरदस्त चांसेस है कि देख के, क्योंकि तुम उतनी बार क्रॉस चेक उसको नहीं कर पाओगे, पॉसिबिलिटी है कि गलती हो। तो बेटर है एक क्वेश्चन एक टाइम पे, जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे OMR के ऊपर उसको फिल करते हो। पहला वो हो गया जिन पे आप 100% श्योर। क्लियर? सेकंड, जो दूसरा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप 0% श्योर हो, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आ गया, और ऐसा होता भी है, और आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्लियर? इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दो। ये इसलिए आप क्रॉस कर रहे हो क्योंकि हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि मान लो मैंने IPCC के बारे में सुना है, क्लियर, या मान लो मैंने जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत मुश्किल क्वेश्चन डिजाइन हो जाए। तो पर मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्योटो प्रोटोकॉल जो मेरे को आता है क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन उस लेवल का मेरे को क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पता नहीं है। तो कभी कभी ह्यूमन जो हमारी ईगो भी होती है, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को ये क्वेश्चन आए। तो मैं कभी कभी खुद को जबरदस्ती पुश करता हूँ कि यार इसका यही लग रहा है, यही होगा। तो कभी कभी मैं बिल्कुल 0% श्योरिटी से भी अपनी गट फीलिंग के वो यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को अपने पहले एलिमिनेट कर देना है। पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें आता है नहीं आता है, तुमने इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल 0% श्योरिटी है, वहीं से उसको एलिमिनेट कर दो। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन मान लो तुम्हारा आगे जो 80 to 40% की रेशियो में है, तो यहाँ पे जो है वो तुम इसको जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क है, इसको अभी OMR शीट पे मत डालो, अब इसको क्वेश्चन मार्क लगा के रख दो। जब तुम्हारा पूरे का पूरा पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा, तब तुम लोग देखोगे कि कम से कम तुम्हारा 40 to 50, मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे तुम्हारी 100% श्योरिटी होगी। अब देखना इनमें भी 1-2 क्वेश्चन गलत निकलेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन ज्यादा गलती होने के चांसेस यहाँ पे कम हो गए। उसके बाद तुम्हारे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे तुम्हें आधा तुम श्योर होंगे, और वो भी रेंज होगी कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे को लगता है कि ये ऑलमोस्ट मेरे को पता है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि यार शायद ये हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है। जो शायद ये हो सकता है उसको ना अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्लियर, और जिस पे आपको लगता है कि 99% में श्योर हूं कि यही इसका आंसर है, उसको तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, वहां पे उनको तुमने तब अटेम्प्ट करना है जब तुम पूरे के पूरे जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर लोगे, ताकि अगर तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम ना भी बचे तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जिनमें तुम सारे के सारे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो उनको तुमने प्रॉपरली जो है वो अटेम्प्ट किया हो, बिल्कुल सूझबूझ के साथ। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें भी। ये 100% श्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने आंसर भी सही किया। 100% श्योरिटी का मतलब है कि आपने जो रिवीजन किया है, आपने जो पढ़ा है, उसके अंतर्गत आप उसको गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, कभी कभी ये नहीं पढ़ते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इनकरेक्ट, और आप लोग जो है वो उस इनकरेक्ट को सिर्फ करेक्ट पढ़ लेते हो। उस इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, अगर इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया गलत हो गया क्वेश्चन। जैसे एक बार सवाल आया था कि बताइए जरा कौन सा ऐसी जगह है या कौन है इनमें से जिसका लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो उसमें हरियाणा भी ऑप्शन था और उसमें दादरा एंड नगर हवेली भी ऑप्शन था, उसमें दमन एंड दीव भी ऑप्शन था। लोगों ने देखा कि यार हरियाणा में लोएस्ट सेक्स रेशियो होती है, लेकिन वो भूल गए कि वहां पे उन्होंने स्टेट या यूटी के तो मेंशन ही नहीं किया है, तो वहां पे आंसर जो था वो आपका हरियाणा नहीं था। ये है ह्यूमन एरर, जहां पे हमें लगता है कि 100% श्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद तुम बाद में जो है वो गलती कर देते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं एग्जाम में। तो तभी मैं ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी जो है वो मेरी खुद की नहीं है, ये स्ट्रेटेजी मल्टीपल लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं, स्पेशली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्लियर? और कुछ चीजें हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो हमने गलतियां की हैं। अगेन मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कुछ चीजें जो है वो हमने उनकी गलतियों से भी सीखी हैं, जो हमारे साथ रहा करते थे, हमारे साथ तैयारी किया करते थे, उनमें से काफी लोग सिलेक्टेड भी है स्पेसिफिक टाइम पे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है।
मैंने उस दिन आपने कैसे करना है, कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? तो आपके जो है वो 40 से 50 क्वेश्चन आपके नॉर्मल आ गए जिनके ऊपर आप 100% श्योरिटी थी। 20 to 30 क्वेश्चंस वो आ गए जिनके ऊपर आपकी 80 to 40% की श्योरिटी थी। क्लियर है? और इसके बाद जो है वो तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चंस वो होंगे जिनको आप 0% जानते होंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, कम से कम 80 सवाल, 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में 100% श्योर हो और कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। गेस भी ध्यान रखना, अभी इन 80 में से अगर मैं 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूंगा, अगर मैं 6 से 5 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, क्लियर है, तब भी मेरे चांसेस जो है सिलेक्शन के होंगे। इवन 60 भी कर लूंगा, इवन 55 भी कर लूंगा, किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी जब तक हम एग्जाम नहीं देखेंगे। इवन एग्जाम खत्म होगा, सब लोग बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हमसे पूछोगे सर कितनी कट ऑफ जाएगी, हम गेस कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, कट ऑफ कभी भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ना स्टूडेंट को ना टीचर को कट ऑफ के अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम में जाना चाहिए, ना गाइड करना चाहिए। क्लियर? आप एग्जाम में जाइए अपने उनके साथ, जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं उनके साथ, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ भी, कि मेरे को पता है कि यार मेरे को साइंस जो है वो ज्यादा नहीं आती, तो मैं साइंस पे आता होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा तो मैं कर दूंगा, ज्यादा मैं वहां पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो छोटी छोटी चीजें, बहुत बारीक बारीक चीजें जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और जीएस के पेपर के बाद जो सी सेट वाला पेपर है उसमें भी ऐसा नहीं है कि जीएस को डिस्कस करना शुरू कर दिया या नेट पे फोन उठा के ढूंढना शुरू कर दिया कि अच्छा इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। अगेन पैनिक क्रिएट करोगे और हो सकता है कि सी सेट में जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। सी सेट नो डाउट बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट तो वैसे तो है, क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है। और आई होप आप लोगों ने सी सेट के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए भी होंगे। सी सेट में 2-3 चीजें मेन आती हैं, आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ मार्क कर लो। कई लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है, तो जिनका मैथ अच्छा होगा लॉजिकली उनकी शायद रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। वैसे गलत असम्पशन है, लेकिन नॉर्मली ऐसा रहता है क्योंकि एप्टीट्यूड है दोनों में। तो कई लोग क्यू एंड आर मतलब क्वांट एंड रीजनिंग पे अपना के पेपर क्लियर कर लेते हैं। कईयों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है और कॉम्प्रिहेंशन जो हिमाचल में देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन आसान होते हैं। कई लोग जो है वो इंग्लिश और रीजनिंग इन दोनों को यूज करके अपना एग्जाम क्लियर कर देते हैं। और कईयों का तीनों ही अच्छा होता है, वो तीनों को जो है वो कंबाइनली कुछ क्वेश्चन 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके जो है वो 20 क्वेश्चन एक के कर लिए, 20 एक के कर लिए, 20 एक के कर लिए। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 क्वेश्चन सी सेट के करोगे। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे, आंसर सही आएगा। रीजनिंग का भी मोरल है, सही आ ही जाता है। इंग्लिश में हो सकता है कि गलती होने के चांसेस हो, तो जो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन में वीक है वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगेन सी सेट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पर सी सेट में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएस के बाद 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, उसमें जो है वो आप रिलैक्स करिए, अपना पानी पूनी पीजिए, खाना भी खाना है तो थोड़ा लाइट सा खाना खा लीजिए। क्लियर? ताकि अगला जो 2 घंटे का पेपर आपका सी सेट का होगा उसमें आप एटलीस्ट क्वालिफाई बहुत आसान या आसानी से या बहुत जो है वो इजीली क्वालिफाई कर पाओ। क्लियर? तो ये था हमारा छोटा सा स्ट्रैटेजी सेशन जिसमें हमने बेसिक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और कैसे आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को जो है वो खत्म कर रहा हूँ। और साथ में हर एक इंसान जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर हो रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, और इस स्पेसिफिक टाइम पे पैंडेमिक सिचुएशन है और बहुत लोग बहुत मुश्किल से पेपर देने पहुंचेंगे। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करो। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सभी अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उनके अकॉर्डिंगली इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करो। थैंक यू, धन्यवाद।